दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहन कर निकली। तब लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। नहीं तो उनके बार बार के आग्रह करने पर भी, बार बार याचना करने पर भी उसने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है। मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूं। पहले जो बंद कली थी वह आज खिल गई थी। लाला जी पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे कि उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी करें, देखें कि वह कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थीं, वे आंखें खोलकर देखें कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आए। बड़ी मजेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी उसे रसोई में जाना था। वहां से कहीं 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी। फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दें? सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में न जाने दूंगा। महाराज के लिए कुछ न होगा तो आज उसकी शामत भी आ जाएगी। आशा के मुख पर से वह प्रफुल्लता जाती रही। मन भी उदास हो गया। एक सोफा पर लेटकर बोली, आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे। यह दर्द कब से हो रहा है? हो तो रहा है रात से ही, लेकिन अभी कुछ कम हो गया था, अब फिर होने लगा है। रह रहकर जैसे चुभन हो जाती है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे। अब वे गोलियां रंग ला रही हैं। राज वैद्य जी ने कहा भी था कि जरा सोच समझकर इनका सेवन करना कीजिएगा। क्यों न हो, खानदानी वैद्य हैं। इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे। पुराने और परीक्षित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ही यह दर्द हो रहा है? तुमने मुझसे कहा नहीं? मैं तो वैद्य जी से कोई दवा मंगवाता। मैंने समझा था आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं, कुछ सूजन तो नहीं है? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सिर झुका लिया। उसने कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूं, तुम्हें हंसी सूझती है। जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुंसत्व का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न हुए, जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें कैसे चैन आ सकता था? जो लोग उनके विवाह के समय, जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेषमय टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया है, और इतनी जल्दी। पहले पंडित भोलानाथ के पास गए और भाग्य ठोक कर बोले, भाई मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है। कुछ बुद्धि काम नहीं करती। कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ बहुत हमदर्दी न दिखाई। सेठ जी यहां से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास पहुंचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह शोक संवाद कहा। फागमल बड़ा सौदा था। मुस्कुराकर बोला,
मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बाछें खिल गईं। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूं और तुम्हें दिल लगी सूझती है। जरा भी आदमियत तुम में नहीं है। मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूं। इसमें दिल लगी की क्या बात है? वे हैं कमसीन, कोमलांगी। आप ठहरे पुराने लठैत, दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात ना निकले तो मूछें मुड़ा लूं। सेठ जी की आंखें जगमगा उठी। मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर भी यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई। चलते समय उनके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी न जाने कैसे बांकी हो गई। आकृति से बांकपन की शान आकृति से बांकपन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें। आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने नयन बाण चढ़ाकर कहा, क्यों? आज ये नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया। आज की बात दूसरी है, जरा सुनो क्या बात है। मैं डरता हूं कहीं आप नाराज न हो जाएं। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज ना होऊंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और यौवन की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उनके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नजर लगा दोगे जुगल, इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहां से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो? दिखाई नहीं देते। सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है। देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे। सरकार है बड़े गुस्सेवर। 2-4 दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ। आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो। खबरदार, जबान संभाल कर बात किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह झीना आवरण उसके मनोरहस्य को न छिपा सका। वह प्रकाश की भांति उसके अंदर से निकला पड़ता था। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर दे। यहां तो सभी यही कहते हैं। मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊं, या तो खुद जहर खा लूं या उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसकी हृदय वीणा के तारों पर मिजराब की ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है। ऐसा भाग्य जाए भाड़ में। तुम्हारा ब्याह किसी बुढ़िया से ही करूंगी, देख लेना। तो मैं भी जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों, बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज्यादा प्यार करेगी, ज्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पे रखेगी। यह सब माँ का काम है। बीबी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है। आखिर बीबी किस काम के लिए है? मोटर की आवाज आई। न जाने कैसे आशा के सिर का आंचल खिसक कर कंधे पर आ गया। उसने जल्दी से अंचल खींचकर सिर पर कर लिया और यह कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला भोजन करके चले जाए तब आना।